हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय इकोनॉमिक सर्वे और बजट चर्चा में है। जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो पिछला वित्तीय वर्ष होता है उसका सर्वे किया जाता है, उसी के बेस पर बजट पेश किया जाता है। तो आज हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे। तो 2021 की इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का सर्वे क्या रहा उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण, इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021-22। सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे इसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में 21-22 पेश किया गया। कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। यह सर्वेक्षण केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले जारी किया जाता है। जैसा कि जो पिछली वित्तीय वर्ष होती है उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसी की बेस पर अगला बजट प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? तो एक महत्वपूर्ण आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जिसे आमतौर पर बजट से एक दिन पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जिसे आमतौर पर बजट से एक दिन पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण प्रारंभ कब से हुआ था। तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रारंभ 1950-51 से हुआ था। 1950-51 से इसको प्रारंभ किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता रहा। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। उन्नीस तक इकोनॉमिक सर्वे को केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद के वर्षों में
लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसे वित्त मंत्री द्वारा बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। बजट से एक दिन पूर्व या पहले प्रस्तुत किया जाने लगा। ठीक है, इसका प्रारंभ 1950 से 51 से इसका प्रारंभ हुआ था। 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे को केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा, लेकिन उसके बाद के वर्षों में इसे वित्त मंत्री द्वारा बजट से एक दिन पहले या एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाने लगा। बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार पर वित्त मंत्री जारी करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे शॉर्ट फॉर्म में ईएस लिख देते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे इंग्लिश में चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसे इंग्लिश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहते हैं, पर वित्त मंत्री द्वारा जारी किया जाता है। बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है। तो इसका महत्व आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक अनुमान लगाता है। आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का एक अनुमान लगाता है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। यह जो पिछला वर्ष हमने, जैसे मान लीजिए बजट जो है 2022-23 के लिए जारी किया जाता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण उसके पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष के लिए एक ओवरव्यू सर्वेक्षण होता है कि कितना बजट पेश किया गया था, इसमें कितना बजट लगा। ठीक है, एक आर्थिक सर्वेक्षण होता है और उसी के बेस पर अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का एक अनुमान लगाकर बजट जारी किया जाता है। देखेंगे 2020-21 में क्या आर्थिक सर्वेक्षण रहा है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। जैसा कि ये आपके सामने पीआईबी द्वारा ली गई कुछ जानकारी है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के लिए क्या क्या थी उसको हम देख लेते हैं।
जैसे कि यह 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया इस बार। ठीक है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के तहत हम उसको बता रहे हैं। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की मुख्य बातें क्या क्या है उसको हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान है। ठीक है, वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0 से 8.5% की दर से विकसित होने का अनुमान है। महामारी सरकार के आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था स्थायी दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार हो रही है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुंचा। 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के पहले तैयार है। अर्थव्यवस्था बृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से मिल रहे संकेतक, राजस्व प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी, सामाजिक क्षेत्र में 2021-22 के लिए जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ, जो 2014-15 में 6.2% था। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान रोजगार के संकेतक महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचे। वाणिज्य, निर्यात एवं आयात के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन, कोविड से पहले के स्तरों से आगे। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी हुई। 75 आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए। पिछले दशक के किसी भी वर्ष में ज़्यादा धनराशि है। नेक्स्ट है 2021-22 अप्रैल दिसंबर में सीपीआईसी मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रही। 2021-22 अप्रैल दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर रहा। प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में रहीं। कृषि 2021-22 में जीवीए में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। रेलवे 2021 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपए हुआ, जो 2021-22 में बजट और बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। दो 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ, पिछले साल की तुलना में 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से कहते हैं सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंचा। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति में देखते हैं तो 2020-21 में 7.3% की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3% पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बढ़ने का अनुमान है।
2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8 से बढ़कर 8.5% रह सकती है। आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है। 2022-23 के लिए यह अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की क्रमशः 8.7 और 7.5% रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार जिसे कहते हैं, कि ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 2022-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 2023-24 में 7.1% रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। - 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9%, उद्योग के 11.8% और सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। मांग की बात करें तो 2021-22 में खपत जो है 7.0%, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 15%, निर्यात 16.5% और आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। बृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2020-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर था। भारत सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमजोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार शामिल रहे। सरकार की लचीली और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिसमें बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया और 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिसे HFI कहा जाता है, का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं राजकोषीय मजबूती की। - 2021-22 बजट अनुमान 2020-21 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-नवंबर 2021 में 67.2% तक बढ़ गई। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019-20 के महामारी के पहले स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे से जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-21 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 59.3% हो गया है, जो 19-20 में जीडीपी के 49.1% के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है।
बात करते हैं बाह्य क्षेत्र। बाह्य क्षेत्र में देखेंगे भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात ने दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज़्यादा हो गया। पर्यटन से कमजोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों में पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी में सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया। सितंबर 2021 के अंत तक एक साल पहले के $556.8 बिलियन की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर $593.1 बिलियन हो गया। इससे IMF द्वारा अतिरिक्त HDR आवंटन के साथ ही ज़्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिलते हैं। 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से ऊपर निकल गया और यह 31 दिसंबर 2021 तक $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। ठीक है, नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता की बात करते हैं तो प्रणाली में तरलता अधिशेष रही। भारतीय रिजर्व बैंक 2021-22 में रेपो दर 4% पर बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने और अधिक तरलता प्रदान करने के लिए G-SEC अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी तरह महामारी के आर्थिक झटके को दूर किया गया। 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जिसे SCB का कुल अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 2017-18 के अंत के 11.2% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया। समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात 6% से घटकर 2.2% हो गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत में 16.54% रहा। सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा। पूंजी बाजारों के लिए साधारण वर्ष अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम जिसे IPO कहते हैं से 89,066 करोड़ रुपए उगाहे गए प्राप्त किए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक रहा। 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 61,766 तक तथा 18,000 सेंसेक्स जो है 61,766 तथा निफ्टी 18,477 की ऊंचाई पर पहुंचे। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में समकक्ष बाजारों से अच्छा प्रदर्शन किया। बात करते हैं मूल्य तथा मुद्रास्फीति की। औसतन
औसत शीर्ष सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2020-21 अप्रैल दिसंबर में सुधर कर 5.2% हुई, जबकि 2020-21 की इस अवधि में 6.6% थी। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण आई। 2021-22 अप्रैल से दिसंबर में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1% थी। वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति बंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा। दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। सेंट्रल एक्साइज में कमी तथा बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौती से पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली। थोक मूल्य सूचकांक, जिसे WPI कहते हैं, पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 में के दौरान 12.5% तक बढ़ी। ऐसा निम्न कारणों से हुआ। पिछले वर्ष में निम्न आधार आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं तथा उच्च माल ढुलाई लागत, CPIC तथा WPI मुद्रास्फीति के बीच अंतर। मई 2020 में यह अंतर शीर्ष पर 9.6% रहा, लेकिन इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ। इस अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारकों द्वारा की जा सकती है। बेस प्रभाव के कारण अंतर, दो सूचकांकों के स्कोप पर कवरेज में अंतर, मूल्य संग्रह, कवर की गई वस्तुएं, वस्तु भारों में अंतर तथा आयातित कच्चे मालों की कमी, कीमत ज़्यादा होने के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है। नेक्स्ट है WPI में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से CPIC तथा WPI में अंतर कम होने की आशा की जाती है। नेक्स्ट है सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन पर का आर्थिक सर्वेक्षण। नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधर कर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 तथा 2018-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स 65 से 99 स्कोर की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 2019-20 में 10 थी। नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर रहे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि में मामलों में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा है। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% रहे, यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग GPI की अनुपालन स्थिति 2017 के 39%
से सुधर कर 2020 में 81% हो गई। उत्सर्जित अपशिष्ट में 2017 के 349.13 मिलियन लीटर दैनिक MLD से 2020 में 280.20 MLD की कमी आई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है। नेक्स्ट है, एक शब्द लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया गया। बात करते हैं कृषि तथा खाद्य प्रबंधन के विषय में आर्थिक सर्वेक्षण। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन GVA में महत्वपूर्ण 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में यह 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे MSP कहते हैं, नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। वर्ष 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे, SAS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे में फसल उत्पादन में शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई। पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र में 8.5% के CAGR पर बढ़ा। नेक्स्ट है, कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थायी आय का साधन रहा है। ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15% रहा। अवसंरचना विकास, रियायती परिवहन तथा माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण के लिए समर्थन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकार खाद्य प्रसंस्करण की सहायता देती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। बात करते हैं उद्योग और बुनियादी ढांचा की। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष दर हो गया। यह अप्रैल-नवंबर 2020 में -15.3% था। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 14 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया है और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है, जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें
10.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बड़े कारपोरेट के बिक्री अनुपात से निव्वल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ से लेन-देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ-साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। बात करते हैं सेवा सेक्टर में। सेवाएं, तो जीवीए की सेवाओं ने वर्ष 2021-22 के जुलाई-सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कनेक्टेड इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है। समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा ने पूर्व महामारी के स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तरों तक पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यातायात में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है, जो यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किए, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। आईटीबीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.3 लाख कर्मचारी शामिल किए गए। नेक्स्ट है प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी-बीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है। सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा में निर्यात के लिए वैश्विक मांग से इसमें मजबूती आई। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह इम्पोर्टेंट है। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई हैं, जो 2016-17 में केवल 735 थी। आगे देखेंगे 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न्स दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र से हैं। बात करते हैं सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार की। तो 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। ठीक है, 16 जनवरी 2022 तक ये डाटा रखा गया है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.05 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी स्तर पर आ गए हैं। मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ईपीएफओ कहा जाता है, आंकड़ों के अनुसार
दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारिकरण जारी रहा है। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगारों के औपचारिकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा है। सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय जो 2014-15 में 6.2% था, 2021-22 में बढ़कर 8.6% हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर 2019-21 में घटकर कुल प्रजनन दर 2019 से 21 में घटकर 2 हो गई, जो 2015-16 में 2.2 थी। शिशु मृत्यु दर IMR 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई और अस्पतालों या प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019 से 21 में सुधार हुआ। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिला बनाए गए या बन गए। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। नेक्स्ट है, महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे MNREGS के लिए निधियों का अधिक आवंटन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये रहे 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण या कुछ इसके हिस्टोरिकल फैक्ट को भी हमने बताया, और PIB द्वारा जो जारी किया गया सर्वे है उसकी भी हमने चर्चा कर ली यहाँ पर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।